हेलो स्टूडेंट्स, पीटीआर 11th क्लास फिजिक्स वाला पोर्शन को अपन डिस्कशन मोड में रखेंगे अभी, ठीक है। उसको अपन देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। आपको बोला है कि f इक्वल्स टू क्या, k e की पावर x, v की पावर y और t की पावर आपको दिया है z। और आपसे बोला है कि इसमें x y z की वैल्यू क्या होंगी। f यहाँ पे फोर्स है, e एनर्जी है, v स्पीड दी है और t आपको टाइम दिया है। तो आपको इन सबकी डायमेंशन पहले से पता है, m1 l1 t-2, जो v आएगा स्पीड उसकी डायमेंशन क्या बनेगी, lt-1, ठीक है। जो टाइम है उसकी डायमेंशन t हो जाएगी, और जो एनर्जी है उसकी डायमेंशन हो जाएगी m1 l2 t-2। ओके, तो आप यहाँ पर इनको पुट कर दीजिएगा, m1 l1 t-2, k जो है वो कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन में कोई रोल नहीं है। फिर है e क्या पुट करोगे, m1 l2 t-2 की पावर x, v जो है वो lt-1 की पावर y, और जो t है वो है इसकी पावर में z। अब m जो है यहाँ पर इधर की तरफ और इधर की तरफ जो m है उनकी पावर को कंपेयर करो दोनों तरफ आप। तो यहाँ पे कहोगे आप कि सर x, यहाँ पे सिर्फ m यहीं पे है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो इस m की पावर x चल रही है, यहाँ पर m की पावर 1 चल रही है, मतलब x की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 आ जाएगी। आप कहेंगे सर l को भी कंपेयर कर लो, यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा, 2x इधर से, यहाँ पर y और यहाँ पे l है नहीं, यहाँ पर l की पावर कितनी, 1, x की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो 2 1 प्लस y इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, -1। तो ये बन जाएगा आपका 2, मतलब y की वैल्यू निकाल ली। फिर बचता है क्या, थर्ड नंबर z। तो z की बात करोगे तो यहाँ पर t -2x, यहाँ पे -y पावर देखिए, और यहाँ पर z, और यहाँ पर कितना है -2। x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, आप देखेंगे z की वैल्यू आपको -1 मिल रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू भी -1। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकंड पे। सेकंड जो क्वेश्चन दिया है पढ़िए, उसमें आपसे देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, y इक्वल्स टू डी स्क्वायर जेड, y इक्वल्स टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आपको y दिया है इसने। तो आप इसमें देख सकते हैं z को इसने वेलोसिटी बोला, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएट किसका, z का, या मैं ऐसे कह दूं डिफरेंशिएट ऑफ डी जेड अपॉन डी टी। समझ गए ना, यहाँ पर z क्या है, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम का स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा m s की पावर 3, यूनिट निकालनी मैंने इसकी। अब आप कहेंगे सर डायमेंशन निकाल सकते हैं m l, और ये बन जाएगा t की पावर -3। तो ये आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन देखा आपको थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 में एक क्वांटिटी दे रखी है आपको r, और उस r को a b c के टर्म में लिख रखा है, देखिए ध्यान से। और उसमें हमको पूछा गया है कि एरर क्या रहेगी, इंक्रीज डिक्रीज या कितने % रहेगी। तो आप कहेंगे सर जो r हमको दिया, क्वेश्चन नंबर 3 में चल रहे हैं भाई, a की पावर 3, b की पावर 2 और c की पावर 1/3, इसको अपन डेल्टा r बाई आर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना आएगा, 3 डेल्टा a/a, 2 डेल्टा b/b और 1/3 ऐड ही होता है भाई पावर, सॉरी एरर तो, ठीक है ना, डेल्टा c/c। लेकिन डेल्टा b, डेल्टा a और डेल्टा c इंक्रीज डिक्रीज उसके हिसाब से साइन भी आता है यहाँ पर। जैसे देखो, आपको अगर मैं कहूँ कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाई 100, इसको भी लिखना पड़ेगा आपको डेल्टा a/a इंटू 100, इसको भी लिखना पड़ेगा डेल्टा b/b इंटू 100, इसको भी लिखना पड़ेगा 1/3 डेल्टा c/c इंटू 100। ये दे रखा आपको, देखो 1/3% इंक्रीज, तो यहाँ पर 1/3 लिख दिया प्लस में। यहाँ पे बोला कि ये वैल्यू दे रखी है आपको 0.5, तो 0.5 बोला तो 1/2, लेकिन इसको क्या बोला, डिक्रीज बोला तो माइनस लगा दूंगा। फिर डेल्टा c/c इंटू 100 दे रखा आपको 3%, तो 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपस में दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 1%, और ये वैल्यू क्या ही है
पॉजिटिव आई, इसका मतलब इंक्रीमेंट रहेगा आर में। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर जो आ जाएगा वो थर्ड आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 को ध्यान से देखो, आपको एक ग्राफ बना के दे रखा है। ग्राफ क्या है यहाँ पर, ये y है, ये x है, और ये कुछ ऐसा बना के दे रखा है। पॉइंट ए पर एक लाइन बना रखी है जो एक टेंजेंट है इसके ऊपर, और आप याद कीजिए जो स्लोप होता है m, उसको आप tan थीटा कहते हैं, और आप dy बाई डी एक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, dy बाई डी एक्स भी। मतलब dy बाई जो dx मैं लिख रहा हूँ वो आप समझिए वो tan थीटा के बराबर ही है। तो थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है फिर तो सर इसका मतलब तो dy बाई डी एक्स आप निकालने के लिए कहोगे वो tan पाई बाई 6 हम पुट कर देंगे, ये tan 30 कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया। 1/√3 इसका आंसर टिक लगा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में आपको एक ग्राफ दे रखा है और उस ग्राफ में वेलोसिटी के बारे में कमेंट करने के लिए कहा है कि इंक्रीज डिक्रीज, कहाँ जीरो कहाँ पे जीरो नहीं है, ऐसे कुछ बातें बोली हैं। ओके, तो 4 को एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। देखो 4 पे चलते हैं। 4 में आपसे बोला, 4 नहीं 5 में आपसे बोला यहां पर क्या हो जाएगा, ये x और ये क्या है t। तो आप इसमें देखें ये ग्राफ दे रखा है, ये o, ये a और ये b। भाई v होगा dx बाई dt, इस ग्राफ की स्लोप। अब v वेलोसिटी को बता रहा है, तो एक बात समझो कि टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि वहां पर स्लोप 0 है। टेंजेंट बनाओ, आपको स्लोप क्या मिलेगी 0। तो टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी वो 0 है। तो आपको इसने क्या बोला, देखो एक एक ऑप्शन करते हैं। पहले ऑप्शन पे चलते हैं। पहले ऑप्शन बोला कि द वेलोसिटी इज 0 एट ए, सही बात है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। दूसरे पे चलते हैं, वेलोसिटी इज पॉजिटिव बिटवीन ओ बी, ओ से लेके बी तक वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। जी नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव है, स्लोप देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है और 0 भी है। जब किसी ने क्या बोला सिर्फ पॉजिटिव, तो ये कहना क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। थर्ड पे चलते हैं, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बिटवीन पॉइंट ओ से ए तक, तो ओ से ए तक जो है वो डिक्रीजिंग है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, स्लोप लगातार गिर रही है, ट्रू हो गया। और फोर्थ में क्या बोला कि ए बी में वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ये बात भी सही है कि ये भी ट्रू हो जाएगा। तो आप क्या टिक लगा देंगे इसमें, सेकंड टिक लगा देंगे। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 6 में। 6 में क्या दिया है देखिए, 6 में आपको बोला है कि यहां पर एक ग्राफ बनाना है आपको। नंबर 6 पे देखो y इक्वस टू क्या, सॉरी y प्लस 4 इक्वस टू एक्स स्क्वायर, y इक्वस टू y प्लस 4 इक्वस टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से जो y की वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4। ध्यान से देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका ग्राफ पैराबोलिक जैसा होता है। आप चाहो तो वैल्यू पुट करके भी इसको कर सकते हैं इजीली। ग्राफ बनाना है, एक बार के लिए आप इसमें इसको 0 पुट करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू आपको मिलेंगी एक तो प्लस का 2 और एक मिलेगी माइनस का 2। मतलब ग्राफ इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा। एक बार इसमें आप लोग एक्स की वैल्यू 0 पुट करके देखो, एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू मिल रही है माइनस का 4। तो माइनस का 4 वाई कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पर। मतलब ये ग्राफ इन तीनों पॉइंट से कुछ ऐसे जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, तो कौन सा वाला ग्राफ ऐसा देख लीजिएगा। फिर चलते हैं नंबर 7 में। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। नंबर 7 में एक बोला है कि एक कार है और वो कार जो है वो 3 डिफरेंट वेलोसिटी चल रही, v1 v2 और v3। देखिएगा एक कार दे रखी है आपको 3 डिफरेंट वेलोसिटी से चल रही है, v1 v2 और v3, लेकिन टाइम उनके इक्वल दे रखे हैं इसने। देखो मान लेते हैं कि आप ए से बी तक जाओगे, ये क्वेश्चन नंबर है अपना 7। ए से बी तक आप जाओगे इसमें, तो ए से बी तक में यहां से यहां तक v1 रखना है, यहां से यहां तक v2 रखना है और यहां से यहां तक v3 रखना है, लेकिन ये टाइम आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। देखिएगा इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड अलग अलग दे रखी है या वेलोसिटी अलग अलग दे रखी है। तो आपसे बोला है कि इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालिए। एवरेज को लिखते हैं इस सिंबल से, ठीक है। और ये क्या आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ये आता है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक क्या हो जाएगा
v1 इंटू टी, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ तक का। फिर ये निकालोगे v2 इंटू टी, और ये निकालोगे क्या v3 इंटू टी, और अपन में टोटल टाइम क्या बन जाएगा 3t, टी प्लस टी प्लस टी। समझ गए? तो टी कॉमन आई कट जाएगा तो क्या आ जाएगा ये v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नंबर 7 आप ऐसे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 8। नंबर 8 को पढ़िए एक बार आप लोग। देखिए 8 में क्या बोला है कि एक बॉडी है वो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, एक बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मतलब इसकी स्पीड जो इनिशियली वो कितनी है 0 है। मान लेते हैं कि वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है n सेकंड में ये, और बाद की स्पीड क्या हो जाती है इसकी v हो जाती है। तो इसने बोला कि लास्ट के 3 सेकंड, ये लास्ट का 1 सेकंड, ये लास्ट का 2 सेकंड, ये लास्ट का 3 सेकंड, इसमें कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी। एक काम करो, आप ये डिस्टेंस मान लो कितना एस एन मान लेते हैं। एस एन कैसे निकालोगे आप, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालोगे। ये लास्ट के 3 सेकंड का केस चल रहा है, ठीक है ना। तो आप u कितना कहेंगे सर 0 है, a कितना है कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन a ही मान लो, और जो t है टाइम वो n सेकंड लगा, तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और आप एक इक्वेशन और भी बना सकते हैं, कौन सी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, इनिशियल कितनी है 0, a है, और n कितना बन जाएगा, t कितना बन जाएगा, n बन जाएगा। तो एक रिलेशन ये भी चल रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसका यूज़ करेंगे अपन। लेकिन लास्ट के 3 सेकंड में कितना चला ये निकालना है, तो मान लेते हैं कि ये आप इसको x कह लो, या एक काम करो इसको s3 कह लो। चलो s3 मतलब लास्ट के 3 सेकंड में इतना चला। तो क्या मैं ऐसे कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा वो लगा है n-3 सेकंड। तो आप इसमें से पूरे में से घटा दो, मतलब कि आप n-3 चलाओ इसको एक बार, 0 प्लस 1/2 a t कितना n-3 का स्क्वायर। समझ गए? आप Sn में से Sn-3 कीजिए तो आपको ये जो S3 है वो मिल जाएगा, और इस पूरे में से ये कम करोगे तो ये मिल जाएगा आराम से। तो सर S3 जो आएगा वो आ जाएगा Sn कितना है 1/2 a n स्क्वायर, Sn-3 कितना है 1/2 a n-3 का स्क्वायर। ठीक है, हमने Sn पुट किया, हमने Sn-3 पुट किया। ओके, यहां से अपन को S3 मिल जाएगा, और जो v है an दे रखा था तो a की वैल्यू क्या जाएगी v/n। इसमें a की जगह v/n पुट करके आपका जो रिजल्ट है वो इसमें आप निकाल पाएंगे। समझ गए? तो ये पूरा आगे तक सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 ने बोला कि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और स्पीड दे रखा, सॉरी उसका एक्सेलरेशन दे रखा है -5√v। देखिए इसको कर लोगे आप लोग। हाँ 9 में आइए। 9 में जैसे देखो 9 ने बोला कि a = -5√v आपको दे रखा है। आप चाहते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा रेस्ट में आने तक। तो क्या आप लोग इसको ले सकते हैं dv/dt? बिल्कुल ले सकते हैं सर। ये बन जाएगा -5√v, v को v के साथ भेज दो। ओके, ये बन जाएगा -5 dt इंटीग्रेशन। ये क्या कहाँ से कहाँ तक सर? इनिशियली 25 वेलोसिटी थी, बाद में 0 हो जाएगी। इनिशियल टाइम 0 है, बाद का टाइम t हो जाएगा। तो लिमिट भी हमने पुट कर दी। ये बन जाएगा 1/2√v, इसका इंटीग्रेशन। सॉरी, यहाँ पर इसको ऊपर ले जाओ, v की पावर -1/2 बनेगा, इसमें पावर 1 ऐड करोगे तो यहाँ पर ये 1/2 वही आ रहा है। फिर अपन इसमें कह सकते हैं कि लेकिन ऊपर जाएगा। देखो कहाँ से कहाँ तक किया हमने, इसको किया है सर 25 से लेके 0 तक। ओके, और ये बन जाएगा -5t। तो सर यहाँ से मिलेगा हमको इतना, और ये बन जाएगा -5t। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके t तक है। तो ये 0 से लेके t तक, और ये 25 से लेके 0 तक। अपर लिमिट पुट कीजिए इसमें एक बार,
तो ये बन जाएगा सर 0 माइनस, और ये बन जाएगा 5। यहाँ पे आ जाएगा -5t, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो t कितना जाएगा यहाँ पर 10 बाई, या फिर 5 से 5 कैंसिल कर लो, t आ जाएगा आपका 2 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और ये मैक्सिमम हाइट गेन कर रही है। T1 T2 दो टाइम दे रखे हैं, और वो ऐसे टाइम है जो एक पर्टिकुलर हाइट तक आ रहे हैं आपके। देखिए समझना की कोशिश करूँ, जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी है। देखो 10 में आप समझिए कि जैसे ये ग्राउंड है, यहां से एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका यू स्पीड से, ये बॉल जाएगी और फिर ये दोबारा से लौट के आएगी। ओके, तो मैं आपसे कहूं कि एक पर्टिकुलर हाइट ले लो, ये ले लो। आपने कहा कि सर ये h हाइट ले ली हमने, तो इस पर ये 2 बार पहुंच रहा है, एक बार तो जाते टाइम और एक बार ऐसे घूम के दोबारा आ रहे हैं। देखो मतलब एक ही हाइट पे वो 2 बार पहुंचा है इस पूरे केस में। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक मैं T1 टाइम मान लेता हूं ये वर्ग ले, तो आप कहेंगे सर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये इक्वेशन होती है। s में h मान रहा हूं, एक रिलेशन बना रहा हूं टाइम का हाइट के साथ। u कितना है, u रहेगा, t जो है टाइम वो t ले रखा है, -1/2, g में डाउनवर्ड लगा रखी है और मैं नीचे की तरफ साइन नेगेटिव ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा g माइनस में और ये टाइम t²। इसको धले जाओ, इसको भी धले जाओ, तो ये बन जाएगा g/2 t² माइनस ut और प्लस का h इक्वल टू 0। इसको पूरे को 2 को भी ले जाओ इधर और g को डिवाइड, पूरे में g का डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा ये t² माइनस 2u। यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे इसका पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो बन जाएगा इधर की तरफ g t² माइनस 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 2ut प्लस 2h इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यहाँ से g का भी डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा 2u बाई जी टी प्लस 2h बाई जी इक्वल टू 0। हाँ ये सही है। अब देखिए आपने एक इक्वेशन बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कहेंगे कि सर इसमें इसके 2 रूट आएंगे, एक t1 आएगा एक t2 आएगा। वो 2 रूट कौन से हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t1 और एक बार ऊपर से जाके ऐसे वापस पहुंचेगा वो टाइम पूरा कितना है t2, ये पूरा टाइम यहाँ तक का। तो आप कह सकते हैं कि सर इन दोनों रूट का एडिशन तो हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, वो 2u बाई जी के बराबर आएगा, दोनों रूट का एडिशन, समझ गए। और दोनों रूट का जो मल्टीप्लाई है वो भी इसी से निकाल लेंगे, वो 2h बाई जी का आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ते हैं इतना, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि सर हमसे इसने उस हाइट के बारे में ही पूछा है। फिर तो ध्यान से देखिए, वो हाइट यहाँ से निकाल सकते हैं आप। h इक्वल टू कितना जाएगा t1 t2 इंटू जी बाई 2। वो t1 t2 कौन से टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और ये पूरा टाइम t1 t2 आपको दे रखे हैं, समझ गए। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इलेवन में बोला है कि एक आदमी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए एक पर्सन जा रहा है नॉर्थ में और बारिश जो है उस पर गिर रही है किधर की तरफ 30 डिग्री एंगल पर। उसने कहा कि उस बारिश को फील होती है वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर उस पर गिर रही है। द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्ट्राइक स्टेशनरी मैन वर्टिकली। देखो उसने ऐसे कहा कि जैसे ये मान लो कि ग्राउंड है और उस आदमी ने कहा कि उस पर जो बारिश अगर वो रुका हुआ था ना तब उस पर डाउनवर्ड गिर रही थी बिल्कुल नीचे की तरफ, लेकिन जब वो चलता है तब उस पर बारिश जो है वो कुछ एंगल पे गिरती है। तो मान लो अगर ये पर्सन जो है वो चलेगा, वी मैन चलेगा, तो वो अपने रिलेटिव बात करेगा। रिलेटिव बात करेगा तो उसकी स्पीड जो है वो उस ड्रॉप को या उस आप कह सकते हैं कि उस बारिश के हर एक ड्रॉप को अपन दे सकते हैं और वो वी एम ऐसे मिलेगा इसके चलने। अगर ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो
ये रेंज जो है वो नीचे की तरफ आ ही रही थी, इन दोनों का जो नेट आएगा ये उस पर्सन को ऑब्जर्व होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मीन, ये वो बोल रहा है और वो 30 डिग्री एंगल से ने दिया है। इसका मतलब इस ट्राइंगल से हम कह सकते हैं कि सर tan 30 जो आएगा ना वो बन जाएगा वी आर एम अपॉन में, सॉरी ये आएगा वी एम अपॉन वी आर। क्या इसने आपको उस आदमी की स्पीड दे रखी है उस पर्सन की? बिल्कुल 10। तो आप कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 10 अपॉन वी आर और tan 30 यहाँ पर जाएगा 1/√3। तो वी आर कितना जाएगा 10√3 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं इजीली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए ध्यान से। क्या बोला इसने? t इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। t इक्वल्स टू दे रखा आपको अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और आपसे बोला गया कि यहां पर डी एक्सेलरेशन जो है वो निकालिए। देखो अब आपके दिमाग में आता होगा इसमें x अलग नहीं हो पा रहा सर, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो x आपको अलग नहीं करना, इसको यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर दो। t का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा। तो t का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स स्क्वायर का आपने कर ही दिया, और x क्या बन जाएगा v, मतलब dx/dt भी आएगा ना। फिर आप बोलेंगे कि सर ये बन जाएगा बीटा और x का हो जाएगा dx/dt। तो ये कितना मिला आपको 1 2 अल्फा एक्स, ये क्या है v है ना, और ये बीटा v। तो v अलग हो रहा है इस बार, देखो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/2 अल्फा एक्स प्लस b। ये v की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आप इसमें इसको हम जानते हैं कि रिटार्डेशन को आप लिखोगे क्या v dv/dx, ठीक है। और आगे नेगेटिव, लेकिन हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो नेगेटिव को रहने दीजिएगा और इसमें आप या फिर लगा लो इसके नेगेटिव। ओके, तो आप कहोगे सर हमको dv/dx ये कैसे न कैसे करके dv/dx यहीं से मिलेगा, और वो आप v/u से करेंगे तो dv/dx कैसे निकलेगा? फॉर्मूला जानते हैं अपन, इसको मान लो u, इसको मान लो v, और u/v का फॉर्मूला क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन का। चलो इसे यहाँ पर v लिखा होता है, अलग अलग मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो dy/dx कैसे करते थे? y2 स्क्वायर, यहाँ पर क्या आता है बताइए? यहाँ पे आएगा सर y2 dy1 अपॉन dx माइनस y1 dy2 अपॉन dx। ये फॉर्मूला आता है डिफ्रेंशिएशन का। तो आप कहेंगे कि सर y2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा पहले, फिर y2 एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और फिर क्या आता है y1 का डिफरेंशियल, y1 कितना है 1, क्या हो जाएगा 0, माइनस फॉर्मूले में आता है y1 लिखोगे, y1 कितना है 1, और यहाँ पे क्या आएगा y2 का डिफ्रेंशिएशन, y2 है क्या आएगा बताइए 2 अल्फा एक्स का हो जाएगा 1 और बीटा का हो जाएगा 0। ये मिलेगा आपको यहाँ से। मतलब आप कह सकते हैं हमें जो dv/dx मिला है ना सर, वो मिला है -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर। अब आप ध्यान से नोटिस करो इस v को, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बी, यहाँ पे भी बना हुआ है लेकिन स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं -2 अल्फा v स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 1/, मैंने ये तो इसको v स्क्वायर आप लिख पाएंगे। तो ये dv/dx की वैल्यू आई, हमको तो a चाहिए था ना, a क्या आएगा -v dv/dx, तो ये बन जाएगा -v तो पहले से है, और यहाँ पर कितना आ गया 2 अल्फा v स्क्वायर माइनस में होते प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 2 अल्फा v की पावर 3, इतना इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपसे बोला है कि
5 ड्रॉप है और रेगुलर वो गिर रही है। देखो एक ऐसे मान लो कि एक नल दिया है, ठीक है, उसे लगातार मान लो कि आपने एक नल बनाया ऐसे, ठीक है, इससे लगातार क्या गिर रही है, ड्रॉप्स गिर रही है नीचे, और ये हाइट दे रखी है आपको आई थिंक 16 मीटर। ओके 1 2 3 4 5। उसने बोला है कि जब पहली ड्रॉप, ये फर्स्ट ड्रॉप है ना, ये ग्राउंड पे टकरा रही है तब 5th नंबर यहां से निकल रही है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। तो थर्ड है ना, थर्ड नंबर ये रही, इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, हाँ यही पूछा है। तो आप कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि बराबर इंटरवल में ही गिर रही हैं, तो जैसे ये टकरा रही होगी उस टाइम ये निकल रही होगी वहां से। तो आप एक बात कर सकते हैं, थर्ड नंबर वाले को नोटिस करो सर, थर्ड नंबर वाले जैसे ये फर्स्ट पहले कभी यहाँ पर थी, फर्स्ट कभी जब यहाँ पर थी, ये यहाँ से यहाँ पहुंची तब तक ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। नोटिस कीजिए, जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, टाइम बराबर रहेगा इनके लिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में आता होगा सर ग्रेविटी लग रही है तो इनकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वो टाइम बराबर कैसे, तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं डियर। नोटिस कीजिए ये हाइट बराबर नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट और यहाँ से यहाँ तक की हाइट बराबर है, हाफ हाफ नहीं लेना यहाँ पर, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये टाइम जैसे ये ड्रॉप जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तब उस टाइम जो है 5th वाली निकल चुकी है वो, या फिर मैं कहूँ कि ये इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम और इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम जो है वो बराबर है। ओके तो आप इसमें मान लीजिएगा कि ये फुल टाइम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं किसी ड्रॉप के लिए, फुल टाइम ऊपर से नीचे तक पहुँचने का। तो सर हम इसके लिए इक्वेशन तो लगा ही सकते हैं ना फुल के लिए, तो क्या एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, एस कितना है 16 मीटर, नीचे की तरफ प्लस मान रहा हूँ मैं, यू कितना है 0, इनिशियली वो ड्रॉप रेस्ट में रहेंगी फिर निकल रही है लगातार, है ना, 1/2, ए कितना है 10, ग्रेविटी का जो जी हमको 10 लेना है यहाँ पर, और जो टी है वो निकाल लेना है। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे कि सर हमको टी की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। वो कौन सी टी की वैल्यू है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। फिर हमको क्या करना है, किसी जैसे अब थर्ड वाले ड्रॉप की बात करनी थी, ये हाइट बतानी है, तो एक काम कीजिए आप इसको मान लो कि ये हाइट है x, तो ये कितने जाएगी 16 माइनस एक्स। तो अब x की वैल्यू निकाल लो, कैसे, दोबारा से s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो s तो बन जाएगा x, u कितना है 0 प्लस 1/2, a कितना वही g, और t कितना, t की वैल्यू आ जाएगी सर t/2, इसको t/2 टाइम लगेगा ना यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को आपस में सोल्व करके इसका आंसर निकाल पाएंगे। ओके तो इसमें एक बार कर भी लेते हैं इसको फटाफट, कितना आएगा जल्दी बताओ। यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलेगी अपन को 16/x, दोनों डिवाइड कर देता हूँ ना, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और टी स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 4, टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू जाएगी यहाँ से 4 मीटर, लेकिन x की वैल्यू नहीं बतानी थी अपन को, कैसे बताना 16 माइनस ग्राउंड से बताना ना हाइट, तो इसकी तो आप क्या कहेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सर 16 माइनस 4 बोले तो 12 मीटर। ओके इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि एक एटी ग्राफ आपको दे रखे हैं, ये हो गया ए और ये हो गया टी, और वो ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है। यहां पर इसने 4 सेकंड दिया, इसका मतलब इनिशियली एक्सेलरेशन 0 है और वो एक्सेलरेशन लगातार कम होता जा रहा है, मतलब इधर की तरफ आप एक्सेलरेशन मान लें पार्टिकल पर, और वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, लेकिन है तो पॉजिटिव ही। इस लाइन से ऊपर जो एक्सेलरेशन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, इस लाइन से जो नीचे रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो आप समझे कि 4 सेकंड पर आते आते ये टाइम 0 था, 4 सेकंड पर आते आते एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी नहीं। अगर मैं कहूं कि इसका जो एरिया आएगा वो यहां पर आपको इनिशियली वेलोसिटी कितनी दी इसने, इनिशियली बोला कि वो पार्टिकल क्या है रेस्ट में है, और आपसे इसमें बोला कि कितने टाइम बाद ही दोबारा से रेस्ट में आएगा, या फिर इसमें ऐसे समझे कि यहां तक तो एक्सेलरेशन 0 हुआ है सर, अभी ये पार्टिकल अभी भी कुछ चल रहा होगा,
फिर आगे टाइम से ये ए अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा और इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। समझ गए? तो आप कहेंगे कि सर कहीं पर ऐसे जाके आपको दोबारा से इतना एरिया, जितना एरिया ऊपर प्लस में था उतना एरिया जब माइनस मिलेगा तब वो ऐसा टाइम आएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बात समझ गए? तो पॉइंट इतना सा है कि ऐसी कंडीशन में आपको ये मान के चलना होगा कि एक्सेलरेशन जो है उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता गया, भले ही कम हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा ही ना। तो यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ी है, यहाँ तो मैक्सिमम हुई है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है। उसके आगे कहीं 8 सेकेंड जब आएगी तब जाके आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो ए ने इसको डी एक्सेलरेट किया है और डी एक्सेलरेशन से ये वेलोसिटी इसकी जीरो हुई है। तो मैं कहूँ कि 4 सेकेंड तक जब मैक्सिमम हुई है तो अगले 4 सेकेंड में उतना है वो क्या हो जाएगी, डी एक्सेलरेट होते हुए जीरो हो जाएगी। ओके, तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं या फिर ग्राफ के एरिया से आप इसको समझा सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। फिफ्टीन में बोला है कि याद करो आप रेंज का फॉर्मूला पढ़ते थे 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी, ये फॉर्मूला था रेंज का। कौन सी रेंज का सर? आप अगर किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं ना तो कितना दूर जाके गिरती है उसका फॉर्मूला ये रहता है और थीटा होता है ये वाला एंगल। और ये रेंज मैक्सिमम कब आती है? ये रेंज मैक्सिमम आती है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री होती है। ओके, तो जब इसे 45 डिग्री पुट करते हैं तो आर की वैल्यू मिलती है आपको क्या, यू स्क्वायर बाई जी। और हाइट का फॉर्मूला होता है क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कितनी हाइट ये मैक्सिमम लेता है, मतलब ये हाइट ही है ये। समझ गए? तो इसमें भी अगर ये मैक्सिमम की बात करें कितनी हाइट तक फेंक सकता है तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या पर 90 पुट करना पड़ जाएगा इसमें। तो h की वैल्यू जाएगी यहाँ पर यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये वैल्यू इसने आपको h दी है देखो क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी, h बाई 2 हो जाएगी। ओके, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सिक्सटीन नंबर, y क्या दिया आपको, y दिया है 12x माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर। आपको इसने कहा कि एक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है और जो प्रोजेक्टाइल होता है ना ये वाला, इसकी इक्वेशन जो होती है आप ऐसे भी याद रखते होंगे, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो उसको इससे कंपेयर करवाना है अपन को। तो आप कहेंगे कि y इक्वल्स टू 12x कॉमन लेते हैं सर, तो ये मिलेगा 1 यहाँ पर 3/4 एक्स स्क्वायर अपॉन में 12x, x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसको आप 4 लिख देंगे तो ये बन जाएगा 12x 1 माइनस एक्स अपॉन 16। देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो आपसे इसने क्या बोला कि जो रेंज है वो क्या होगी, आर है ना, ये रेंज होती है, ये कितना दूर जाके गिरती है, बोला ऐसे फेंकते ना अपन तो कितना दूर जाके गिरेगी वो रेंज, ये आपको देख पा रहे हो उसमें, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आर वो कितना जाएगा, 16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 में। तो 17 में आपसे बोला है क्या, a प्लस बी का मैक्सिमम। अब दो वेक्टर अगर होते हैं, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, इनका अगर आप एडिशन करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा का रूट, ये आर होता है, ठीक है ना। या इसको आर को कैसे ले सकते हो आप, ए प्लस बी वेक्टर वेक्टर मोड, तो मतलब उसी आर को ऐसे लिखा जाता है। तो ये मैक्सिमम कब आएगा, तो थीटा 0 हो जाए, मतलब दोनों वेक्टर एक तरफ हो जाए ऐसे, तो थीटा 0 पुट करोगे तो ए प्लस बी आएगा यहाँ से, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि यहाँ पर ए प्लस बी जो मैक्सिमम होता है वो होता है, देखो पहले में क्या दे रखा है इसने, a प्लस बी मैक्सिमम, मतलब वो a प्लस बी बन जाएगा। और मिनिमम क्या होता है, a प्लस बी का मिनिमम होता है a माइनस बी, और ये दे रखा है आपको 4। ओके, इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा सर a प्लस बी 4a माइनस 4b।
तो ये हो जाएगा a, इसको इधर ले जाओगे तो 5b 3a। तो यहाँ पर अपन को a/b चाहिए था, तो ये आ जाएगा कितना 5/3। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखो 18 में क्या बोला कि ऐसे एक सर्किल है और स्पीड जो है v कांस्टेंट है। आप यहां से घूमते हुए कुछ एंगल पे चले गए, यहां पर इसमें डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो आपसे इसने पूछा गया कि वेग में परिवर्तन कितना होगा। ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो आपको बताना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, आप कहेंगे सर वी जे कैप, ऊपर मान लो जे, समझ गए ना, इधर की तरफ आई होता है, ऊपर तरफ जे होता है, जे कैप। और आप कहेंगे सर ये वेलोसिटी बाद की हो गई, वैल्यू तो उसकी अभी भी वी है लेकिन डायरेक्शन बदल गई सर, तो यहाँ पर आपको एक्स वाई बनाने पड़ जाएंगे बाद की वेलोसिटी निकालने के लिए। नोटिस कीजिए, अगर ये थीटा है, ये थीटा एंगल है, तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये पूरा 90 होता है, तो क्या आ जाएगा, थीटा जाएगा। अगर ये थीटा है तो आपको पता है कि यहाँ पर आप कह पाएंगे ये दोनों 90 पे होते हैं, तो सर ये एंगल हमको क्या मिलेगा, 90 माइनस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या मिलेगा आपको, थीटा मिलेगा। मतलब वो एंगल निकाल लीजिए कैसे ना कैसे करके। थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा में से अपन 90 में से कम करेंगे 90 माइनस थीटा को, तो थीटा जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। और अपन को पता है ये दोनों 90 पे हैं, तो वो ऊपर वाला थीटा बन जाएगा। ये एंगल अपन को निकालना पड़ेगा पहले। अब हम क्या कर लेंगे, कंपोनेंट कर लेंगे सर इसके। एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ v cos थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ v sin थीटा। ओके, तो आप कहेंगे सर हमने बाद की वेलोसिटी जो है वेक्टर फॉर्म में लिख दी, क्या वो आ गई -v sin थीटा प्लस v cos थीटा जे कैप। हमें तो वेलोसिटी में चेंज निकालना था, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल पुट कर दो -v sin थीटा प्लस v cos थीटा जे कैप। ओके, और इनिशियल कितना है यहाँ पर v जे कैप। हमें इस चेंज का मोड निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो क्या बन जाएगा -v sin थीटा प्लस v cos थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर v स्क्वायर का रूट। जब आप इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 2v sin थीटा बाई 2। ओके, तो इसको इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गए 18। अब चलते हैं 19। 19 में आपको एक ब्लॉक दिया और उसमें एक पॉइंट भी दे रखा है जिसकी स्पीड इसने दे रखी है। ठीक है, देखिए 19 में क्या बोला कि एक ब्लॉक है ऐसे, उसकी स्पीड दे रखी है, सॉरी उसकी स्पीड निकालनी है। तो मान लो उसकी स्पीड कितनी है v, ये जो पॉइंट है वो इधर की तरफ कितने से जा रहा है, उसने क्वेश्चन में दिया है शायद u से, ये u से जा रहा है। तो आपको पता है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर आपको पता है तो आप v का इस पे कंपोनेंट लेंगे। नोटिस कीजिएगा ये एंगल कितना जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो आप कहेंगे सर v cos 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर आएगा, u के। तो v क्या जाएगा, u अपॉन, यहां पर बन जाएगा। अच्छा, इसको पहले साइन में बदल दो। हमने कंपोनेंट किसका लिया है यहाँ पर, v का, v cos 90 माइनस थीटा बन जाएगा अपने लिए v sin थीटा इक्वल टू u। तो v कितना मिलेगा, u अपॉन sin थीटा अपन को मिल जाएगा। ओके, ट्वेंटी में आइए। देखो 20 में क्या बोला कि एक पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका हॉरिजॉन्टली u स्पीड से, वो ऐसा क्या गिरेगा फिर, प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ। तो टी टाइम बाद, मान लेते हैं कभी यहाँ पहुंचा होगा टी टाइम बाद में, उसकी स्पीड ये यू तो मेंटेन रहेगी क्योंकि एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन ये जो वेलोसिटी जाएगी बाद की वो क्या बन जाएगी, जी टी। कैसे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। आप कहेंगे सर वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, तो इनिशियल तो जीरो हो जाएगी, ए क्या बन जाएगा जी, मैं नीचे की तरफ प्लस मान लेता हूँ, और टाइम हो जाएगा टी, तो v जो है जी टी बन जाएगा। अब आप इसमें एक बात समझ सकते हैं क्या कि सर हमसे इसने क्या पूछा, हमसे इसने बोला कि इसकी स्पीड बताइए टी टाइम बाद में। तो आप ये दोनों निकाल चुके हैं, तो ये नेट निकाल लीजिएगा।
ठीक है। और नेट स्पीड क्या बन जाएगी यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर का रूट, उससे आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 जो क्वेश्चन है उसमें बोला कि अगर वस्तु का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, p अगर उसका कांस्टेंट है, p एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मास और वेलोसिटी आप जानते हो अच्छे से, को मोमेंटम बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि सर इसमें हमसे बोला है कि द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो, मे बी जीरो, मस्ट बी नॉन जीरो, मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम। इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन न्यूटन सेकंड लॉ से क्या पढ़ते हैं, dp बाई dt। अगर p कांस्टेंट हो गया तो उसका डिफरेंशिएट क्या मिलेगा, जीरो, तो फोर्स मिलेगा आपको जीरो मिलेगा। तो इसमें क्या आएगा, मस्ट बी जीरो, ये जीरो होना ही चाहिए। ओके ठीक है, आगे चलते हैं 22 पे। अब 22 इसमें क्या बोला है देखिए 22 में कि अगर तीन फोर्स है और तीनों का नेट जीरो लाना आपको, और तीनों फोर्स इक्वल होते हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 120 ही होना चाहिए। भाई अगर आपने कभी कैसे क्वेश्चन किया हो कि दो फोर्स अगर 120 डिग्री पे होते हैं, दो फोर्स अगर इक्वल वैल्यू के हैं और 120 डिग्री पे हैं, तो इनका नेट भी एफ ही आता है। किस फॉर्मूले से, नेट वाला फॉर्मूला होता है ना, आर इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से करके देखना आप, इसको भी एफ लिखना, इसको भी एफ लिखना, इसको भी एफ, इसको भी एफ, और यहाँ पर 120 लिखना। आप देखोगे इसमें तो नेट आर आ रहा है, उसकी वैल्यू भी एफ आ रही है। और सोचो इसको कैंसिल करने के लिए इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हम तीन फोर्स कुछ ऐसे रखेंगे 120 डिग्री पर एक दूसरे के साथ में कि इनका नेट आपस में जीरो हो जाए, ठीक है। तो आप कहेंगे इसमें बीच में एंगल कितना आ जाएगा सर, 120 डिग्री आ जाएगा। ओके फिर अगला जो क्वेश्चन है अपन से क्या पूछा गया 23 में, नोटिस कीजिए 23 में बोला कि एक सर्कुलर मोशन चल रहा है, ठीक है भाई, ये सर्कुलर मोशन हो गया और इंक्रीज हो रही है उसकी वेलोसिटी, मतलब ये मान लो वी इंक्रीज कब होगा, जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन में लग जाए वेलोसिटी के, है ना। सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन पढ़ते हैं अपन, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। तो AT यहाँ पर है इस बार, AC तो हमेशा कितना लगता है सेंटर की तरफ, तो इन दोनों एक्सेलरेशन का जो नेट आएगा ना, मतलब AT का और AC का जो नेट आएगा वो आपका आएगा ऐसे, ये आएगा नेट एक्सेलरेशन A। इसने बोला कि द एंगल बिटवीन एनी टू फोर्सेस इज, ठीक है। तो आप इसमें नोटिस करें, सॉरी 23 में था ना अपन, हाँ। तो इसने बोला कि इफ द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज इन द सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी इसकी इंक्रीज कर रहे हैं, ओमेगा जो है ना एंगुलर वेलोसिटी इसको अपन बोलते हैं, वो इंक्रीज हो रही लगातार, ओके। एंड लीनियर एक्सेलरेशन, तो आपको पता है कि ओमेगा इंक्रीज कर रहे हैं तो AT तो है ही है। तो आप कहेंगे सर ओके, तो यहाँ पर AT और AC का नेट ऐसे आ रहा होगा, लेकिन ओमेगा की जो डायरेक्शन होती है वो पार्टिकल के घूमने के हिसाब से निकाली जाती है। जैसे मैंने राइट हैंड से कैसे निकालूंगा, पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है तो मैं अपनी अंगुलियों को उसी डायरेक्शन में घुमाऊंगा, तो ओमेगा आ रहा है बाहर की तरफ। ओमेगा बाहर की तरफ रहेगा हमेशा, चाहे इसकी वेलोसिटी बढ़े घटे या कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। वेलोसिटी वैसे सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं रह सकती। स्पीड के लिए अपन कमेंट कर सकते हैं कि अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो भी ओमेगा यहाँ पर अपन बाहर की तरफ लेंगे, अगर ऐसे घूम रहा है तो, ओके। अगर उल्टा घूमेगा तो इनसाइड की तरफ। तो ओमेगा जो है वो परपेंडिकुलर ही आ गया किसके, उसके लीनियर एक्सेलरेशन के, ठीक है। आप इसको इजीली इस तरीके से कह सकते हैं, ओके। तो इसमें बोलेंगे 90 डिग्री आंसर आ जाएगा सर। 24 पे चलते हैं। 24 में अपन को क्या दिया, x इक्वस टू -t स्क्वायर प्लस t और +2, और हमसे बोला गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो सर मोमेंटम में रेट चेंज होता है dp बाई dt, उसको अपन कहते हैं फोर्स, और फोर्स होता है सर ma, जानते हो। तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, कैसे, पहले v निकाल लो, तो -2t + 1 इक्वस टू 0, फिर a निकाल लो, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, v कैसे निकाला मैंने dx बाई dt करके,
ए कैसे निकालूंगा मैं, डी बाई डी टी करके डिफ्रेंशिएट, तो ये कितना मिलेगा -2t + 0, इतना आपका यहाँ पर ए आएगा। तो फोर्स कितना बन जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना दिया है इसने, मास क्वेश्चन में दे रखा है 1 kg, तो 1 × -2t, लेकिन इसने बोला कि अच्छा सॉरी इसका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर टी नहीं आएगा, तो ये टी नहीं रहेगा तो कितना आ जाएगा, -2 न्यूटन आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। में आपसे बोला है देखिए एक बॉडी है, उसको अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। ये रही बॉडी, इसको ऐसे फेंक दिया 30 डिग्री एंगल पर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये बॉल ऐसे आगे गिरेगी। तो इसको पूरा टाइम कितना लगता है पता है, वो आता है 2u sin θ/g से। तो सर टू कितना है, 2u होता है, u कितना है 10 sin 30 1/2 और g कितना 10, ये कट जाएगा तो कितना आ गया 1 सेकेंड। और आपको इस क्वेश्चन में इसने 1 सेकेंड ही दिया है, मतलब 1 सेकेंड में यहाँ पहुँच जाएगा ना, तो आपसे बोला कि मोमेंटम में चेंज जो है वो कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर जो इसकी वेलोसिटी थी भाई, इसके आप दो कंपोनेंट करते हैं, ये और ये, यहाँ पे जो वेलोसिटी उसके बराबर हो जाएगी जो स्टार्टिंग में थी, ये कंपोनेंट इसके बराबर रहेगा। जैसे इसको मान लो आप ux, इसको क्या मान लो uy, ux की वैल्यू कितनी है 10 cos 30, uy कितना है 10 sin 30। तो ये वाली वेलोसिटी तो कभी चेंज होती भी नहीं है, तो ये तो ux ही रहने वाली है, ये अब uy के बराबर ही हो जाएगी। तो चेंज आप कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये तो आएगा नहीं ना फिर इसमें, ये तो आपस में कट जाएगा कि इसमें फाइनल में भी उतनी है और इनिशियल में भी उतनी है। तो आप कहेंगे सर मोमेंटम में जो चेंज आप चाहते हो वो आएगा m 2uy के बराबर आ जाएगा। वेलोसिटी में चेंज 2uy का, यार फाइनल क्या लिखोगे आप, फाइनल लिखोगे -uy_j नीचे की तरफ, इनिशियल क्या लिखोगे आप uy_j, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये वेक्टर में आ जाएगा ना डेल्टा पी आपके पास, क्या ये आ जाएगा सर 2uy, इसका मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा। मतलब क्या हमको m पता है, इसका m की वैल्यू दे रखी है आपको 1 kg, 2 uy जो है कितना है uy, ये देखो 5, तो कितना आ गया पर 5, तो आप क्या बोलेंगे 10 kg मीटर पर सेकेंड, कितना इसका मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में क्या बोला कि जब हम नदी में तैरते हैं तो कौन से नियम की पालना होती है। तो हम जानते हैं कि नदी में अपन पानी को पीछे धक्का लगाते हैं तो एक्शन रिएक्शन होती है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो न्यूटन का थर्ड नियम जो वो यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल देंगे अपन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 पे चलते हैं। 27 में बोला कि रॉकेट प्रोपुलेशंस इज बेस्ड ऑन, रॉकेट जो नोदन होता है वो किस पर बेस्ड है। तो आप कहेंगे इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, न्यूटन लॉ लगेंगे। जब रॉकेट ऊपर जाती है तो आपको पता है कि वो ऐसे गैस रिलीज करती है, तो उसने एक्शन रिएक्शन हुआ, तो न्यूटन का नियम तो लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसने बोला कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, न्यूटन लॉज लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। सेकंड में क्या बोला, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, ठीक है, ये पॉइंट भी इसमें रहेगा, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। ओके, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन रहेगा, वो इंटरनल फोर्स से जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स अपन काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर है भी नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि सर वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी रहेगा। थर्ड बोला गैलीलियो लॉ, बिल्कुल नहीं। और इसका फोर्थ क्या बोला, 1 और 2 बोथ दोनों सही है। तो आप क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा, मतलब इसमें फोर्थ ऑप्शन में ऐसा दिया तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में।
28 पे आइए। देखिए 28 में क्या है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक जो है 4 kg का वो रखा हुआ है किस पे, ग्राउंड पे। ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, कितने kg का ये, 4 kg, ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो आपको पता है कि ड्यू टू ग्रेविटी से फोर्स क्या लगेगा नीचे की तरफ, 4g, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। इसको अवेलेबल ही बोलते हैं अपन। तो नॉर्मल फोर्स कितना जाएगा, 4g। लेकिन एक बात समझें, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 kgf मान लो, kgf, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, किलोग्राम फोर्स। कैसे पढ़ते हैं इसको, 2 किलोग्राम, मतलब ऐसे याद रखो कि 2 किलोग्राम का फोर्स वो 20 न्यूटन के बराबर आएगा, 2 × g के बराबर। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सर ये आपने 40 न्यूटन आंसर निकाल दिया। अब इसको kgf में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, 4 kgf। इसको अपन लिख सकते हैं 4 kgf, मतलब 4 kg का फोर्स। एक ऐसे इसको पढ़ोगे तो ज़्यादा सही लगेगा आपको। तो आप इसको बोलते हैं वैसे kgf फोर्स, ठीक है ना। किलोग्राम फोर्स को बोला जाता है, किलोग्राम फोर्स। 29 पे आइए, देखो, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ऊपर की तरफ। हमसे एन के बारे में बोला ना इसने, तो अपवर्ड इतना रहेगा ये। हाँ जी, 29 में आपको क्या दिया, एक लिफ्ट दी है, सॉरी एक स्प्रिंग बैलेंस दे रखा है, और यहाँ पर एक पुली लगा रखी है ऐसे, और एक ब्लॉक यहाँ पर दे रखा है, एक ब्लॉक यहाँ दे रखा है। और आपसे बोला कि इसकी रीडिंग जो है वो कितनी रहेगी, इसकी रीडिंग जो है वो क्या रहने वाली है। तो आप कहेंगे कि सर ये है 4 kg, ये है 2 kg, हम इस पर क्या क्या फोर्स लगाएंगे, इस पर डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा क्या, ड्यू टू ग्रेविटी 4g, इसमें टेंशन क्या मान लो t, इसमें पूरे में टेंशन t रहेगा, इसमें नीचे तरफ क्या लगेगा 2g। मान लेते हैं कि ये a एक्सेलरेशन से जाएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर की तरफ। इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, 4g - t = 4a, है ना। इस भी इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, t - 2g = 2a। हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा यहाँ पे 2g, और इधर की तरफ कितना आ जाएगा 6a। तो एक वैल्यू कितनी आ गई, 2g/6, बोले तो g/3 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन यहाँ पुट कर दो तो आपको टेंशन भी मिल जाएगा। कितना मिलेगा टेंशन, सर टेंशन मिलेगा 4g - 4a। देखो इस इक्वेशन में यहाँ पे 4g - 4a कितना यहाँ पर पुट करने के लिए कहा मैंने, g/3। यहाँ पे आप 4g कॉमन ले लोगे तो कितना जाएगा 2/3, तो हो जाएगा 8g/3। ये टेंशन आया, लेकिन यहाँ पे टेंशन आ गया, तो अगर यहाँ पे टेंशन t है तो ऊपर टेंशन कितना जाएगा 2t। ओके, तो जो उसकी रीडिंग हो जाएगी वो इस 2t के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जितने से इसको खींचते हैं ना उसमें जो टेंशन आता है उसके बराबर वो आंसर देता है। तो उसमें टेंशन 2t रहेगा, तो 2 और t कितना आ गया अपना 8g/3। तो आप बोलेंगे सर 16g/3 इसका आंसर आ जाएगा। इतना रीड करेगी ये स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है ना, न्यूटन में। थर्टी नंबर पे आते हैं। आपसे क्या बोला, एक ब्लॉक दिया है और इस ब्लॉक पर इधर की तरफ 6 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3। इसमें बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कहते हैं वो एक्सेलरेशन होता है। तो जब ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा सर म्यू × n से। ये म्यू एस होता है, अगर नहीं दे रखा तो यही म्यू एस है। म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.3, n कितना बन जाएगा, इसका मास आपको दे रखा है 4 kg। तो डाउनवर्ड इस पर क्या लग रहा होगा, इस पर डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है सर वो लग रहा है 4g, ऊपर की तरफ नॉर्मल n है, इधर की तरफ फ्रिक्शन है, इधर की तरफ 6 न्यूटन फोर्स लगा रखा है आपने, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4g के बराबर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12 न्यूटन। ओके, अब देखिए आपने इसमें देखा कि फ्रिक्शन लिमिटिंग इतना लग सकता है मैक्सिमम 12 न्यूटन, और आपने लगाया सिर्फ 6 है। तो इसका मतलब ये ब्लॉक आप यहाँ पर इसको हिला भी नहीं पाओगे, ये ब्लॉक यहाँ पर एक्सेलरेट नहीं होगा। आप कहेंगे इसका एक्सेलरेशन कितना मिलेगा सर 0, क्योंकि लिमिटिंग फोर्स जो है फ्रिक्शन के कारण जो यहाँ पर लगेगा, या फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, इससे कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया, एक्सटर्नल फोर्स कम हो गया,
इसका मतलब सर इस टाइम फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा इस पर, फ्रिक्शन तो लग रहा है यहाँ पर 6, ये भी 6 हो गया और इसका ए कितना मिलेगा आपको 0। लिमिटिंग का मतलब इतना मैक्सिमम लग सकता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। 31 में क्या करना है अपन को, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये ब्लॉक दे रखा है और यहाँ पर एक रस्सी दे रखी है, इसका मास भी अपन को दे रखा था। आप कहेंगे सर इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है और ये 4 kg का ब्लॉक है। अब इस क्वेश्चन को आप हमेशा ऐसे अप्रोच किया करो कि 2 ब्लॉक माना करो इसको, ऐसे इस रस्सी को भी एक ब्लॉक मान लो और ये भी एक ब्लॉक हो गया ऐसे, ये तो पहले से ब्लॉक था। बीच में यहाँ पर जो ये टेंशन निकालना चाहते हो ना आप, ये वाला टेंशन, इस रस्सी जो मासलेस आपने मानी है मन से, इसमें जो टेंशन आएगा उसके बराबर आंसर वो होगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, इधर एक ब्लॉक है, बीच में कहीं एक रस्सी लगा रखी है हमने, ठीक है, जिसका मास 0 है, ठीक है, और इधर की तरफ कितना है 10 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच किया करो। अब ये 2 ब्लॉक्स हो गए, ये हो गया आपके पास 4 kg का, ये हो गया आपके पास में 1 kg का। तो आपको पता है कि नेट फोर्स जो है इसके ऊपर, उससे आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा पूरे सिस्टम का F/m करने से। नेट फोर्स कितना है 10 भाई, mg नॉर्मल तो बैलेंस हो गए, तो उसकी तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और आप क्या कहोगे, नेट फोर्स 10 आ गया, नेट मास कितना है 5, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेट एक्सेलरेशन आया है। अब ये अगर नेट एक्सेलरेशन आ गया तो आप किसी इसका FBD बना लो या इसका FBD बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लेते हैं। चलो ये जो 4 kg का ब्लॉक है, इस पर इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 4 kg पर लग रहा है सर, इधर की तरफ T, पीछे की तरफ क्या लग रहा है कुछ भी नहीं, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, उससे बैलेंस हो जाएगा। इधर की तरफ क्या एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, एक ही डायरेक्शन में T अपोजिट कुछ भी नहीं, इक्वल टू 4 × 2। इक्वेशन आपको आनी चाहिए बनानी। तो आप कहेंगे सर T जो आएगा 4 × 2 बोले तो 8 न्यूटन। इतना टेंशन मिलेगा इस रस्सी में, इस रस्सी में टेंशन मिलेगा वो इस टेंशन के बराबर ही होगा। तो अपन कौन सा टिक लगा देंगे इसके अंदर, 4th ऑप्शन टिक लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 32 पर। अगला क्वेश्चन लिखो 32। देखिए 32 में क्या दिया है कि अपन को 3 kg और 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स भी लगा रखा है। ध्यान दो, ये है 4 kg का ब्लॉक और ये है शायद 3 kg का ब्लॉक, है ना। हमको इस पे फोर्स लगा के दे रखा है F। यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी है μ = 0.2, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है नीचे। तो आपसे बोला कि हम कितना फोर्स लगाएं कि इनके बीच में जो सापेक्षता है वो खत्म ना हो, मतलब ये साथ साथ चलें, ठीक है ना। तो आप इसमें कहेंगे सर जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना उसको नोटिस करो, वो अगर चल भी रहा है तो सिर्फ फ्रिक्शन के कारण, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा इनके बीच में तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा या आगे निकल जाएगा। तो वो उस पे ऊपर वाले ब्लॉक पर हम फ्रिक्शन फोर्स बनाएंगे तो आगे की डायरेक्शन में आएगा, वो इसको इधर की तरफ लेके जा रहा है। इससे आप इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालो। जहाँ तक हम इस फोर्स को लगाते जाएंगे फ्रिक्शन यहाँ पे बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, सीमांत, ठीक है ना। वो फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग वो कितना आएगा, वो आएगा μmg। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, m कितना दिया 3, g कितना 10, तो कितना जाएगा 6 न्यूटन, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि सिर्फ इस पे जो फोर्स है वो 6 न्यूटन हमने लगा दिया, तो इससे इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। कैसे, एक ही डायरेक्शन में फोर्स, एक के अपोजिट फोर्स क्या है कुछ भी नहीं लग रहा, इक्वल्स टू ma, और m कितना दिया है इसका 3 kg, ये 3 kg का है ना। तो आप कहेंगे सर 3 × a, तो a किलो कितने जाएगा यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी a की वैल्यू है। अब एक बात सोचिए कि आपने जो a है वो निकाल लिया है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे पूरा सिस्टम हम खुद ही बोल रहे हैं कि साथ साथ चल रहा है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक बड़ा ब्लॉक जो कि 7 kg का है उससे फोर्स लगा रखा अपने F, और एक्सेलरेशन कितना है इनका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इससे इसको चला दीजिए और फोर्स की F की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, एक ही डायरेक्शन में कितना लग रहा है F, अपोजिट क्या है कुछ भी नहीं, नेट फोर्स इक्वल टू ma, 7 × 2, तो F कितना जाएगा यहाँ पर 14 न्यूटन आ जाएगा। ओके, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 जो है उसमें एक कार दी है और वो कार
आगे की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से। अगर आप कार में बैठ जाते हो, आप खुद ऑब्जर्वर हो और कार में बैठते हो, तो उस पर एक सूडो फोर्स लगाओगे, छदम बल, वो इस पर लगेगा एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट। ए इधर है ना, तो अपोजिट लगेगा, वो होगा एम इंटू ए। ठीक है भाई, ये एंगल है थीटा, ये आपको निकालना था। और नीचे क्या लग रहा है, एम जी, उसमें टेंशन क्या है, टी। टेंशन क्या है, टी। तो यहां पर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल थीटा है। अब आप क्या कहेंगे कि सर टी कोस थीटा तो बैलेंस हो जाएगा एम जी से, भाई टुकड़े करो इसके, टी कोस थीटा और टी साइन थीटा। और टी साइन थीटा बैलेंस किससे होगा, एम ए से। ये मैं कह दूं 1 और ये कह दूं मैं 2, ये इक्विलिब्रियम पे तो आ ही चुका है ना, तो आपको फोर्स बैलेंस करने हैं बस, नेट फोर्स 0 चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि सर टी से टी कट जाएगा, डिवाइड करोगे तो हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से, एम से एम भी कट जाएगा तो ए बाई जी। थीटा निकालना था तो वो आ जाएगा tan इनवर्स ए बाई जी। क्या ए हमको दिया, ए की वैल्यू दे रखी है √3g, तो आप पुट करेंगे tan इनवर्स √3g अपॉन जी, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स √3, और ये वैल्यू कितनी जाएगी 60 डिग्री के बराबर। ओके, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। ठीक है जी, थर्टी फोर में देखो, एक बात आप समझे कि आपने न्यूटन सेकंड लॉ से पढ़ रखा है dp बाई डी टी, और p को आप पुट करते हैं mv, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में टर्म 0 चल रही है, v कांस्टेंट है, dm बाई डी टी आपको दे रखा है, तो f जो आ जाएगा वो आ जाएगा, v जो है वो आपका 50 है और dm बाई डी टी आपका है 10। लेकिन ये ग्राम पर सेकंड है, तो आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर, तो आप इसमें भाग दे देंगे कितने से, 1000 से, तो कितना जाएगा 1/2 न्यूटन। ठीक है, 0.5। अब चलते हैं 35 पर। आपसे बोला गया है कि एक सिस्टम है और वहाँ पर एक सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, तो इस पर कितने बल लग रहे हैं, रफ सरफेस बोलिए, तो रफ सरफेस बोली है, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा साहब, क्योंकि इसको हमने इधर ना खींचा ना उधर खींचा, रिलेटिविटी लाने की कोशिश भी नहीं की हमने, और ना ये खुद ब्लॉक कर रहा है। अगर इंक्लाइन पे रखते हैं ना, ऐसे इंक्लाइन पे रखते हैं और ये ब्लॉक फिर इधर की तरफ एम जी साइन थीटा की वजह से जाने की कोशिश करता है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है, रेस्ट में रहेगा तो भी, तो आप कह सकते हैं कि सर इस कंडीशन में इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ नॉर्मल, और एक लगेगा नीचे की तरफ एम जी। कितने फोर्स हो गए, 2 फोर्स हो गए जिस पे लग रहे हैं। 36 पे चलते हैं। 36 में क्या बोला है आपसे कि एक ऐसे दीवार दे रखी है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, ओके, इस पे हमने फोर्स लगाया क्या, F। अब हमसे बोला कि ब्लॉक का भार क्या होगा, तो ब्लॉक का वेट क्या होगा अगर ये ब्लॉक रुका हुआ है, तो आप कहेंगे सर इस ब्लॉक को ध्यान से देखिए, इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ लग रहा है mg और यही वेट है, इधर की तरफ लगाया आपने फोर्स F, यानी ऊपर की तरफ लगेगा इस पर फ्रिक्शनल फोर्स F, और इसको रिप्लाई में मिलेगा इधर से नॉर्मल n, तो नॉर्मल की वैल्यू तो किसके बराबर होगी, F के बराबर होगी ना ये, और ये रुका हुआ है, यहाँ पर ये रुका हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि जो वेट है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आ रखा है सर। ठीक है ना। अब इसमें हम ये चीज़ लेके चल रहे हैं कि ये क्रिटिकल कंडीशन पे होगा, सीमांत कंडीशन पे होगा क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो, मतलब आप इसको म्यू इंटू एन लिख सकते हैं अब, और वेट को म्यू इंटू एन लिखोगे तो म्यू और एन क्या बन जाएगा एफ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली म्यू इंटू एफ जो है वो ब्लॉक का वेट रह जाएगा। वेट को फ्रिक्शन फोर्स के बराबर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पे चल रहा है, तो आप कहेंगे म्यू इंटू एफ आ जाएगा। ओके, तो इसमें आपने कह दिया कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 पे। 37 में बोला है कि एक ब्लॉक इंक्लाइन पे है और वो ब्लॉक यहाँ पर फिसल रहा है।
आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दिया है यहाँ का 1/2। ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा माइनस म्यू जी कोस ऑफ थीटा। फ्रिक्शन अगर होगा ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो g sin थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा होता है। थीटा आपको दे रखा है क्या 37 डिग्री, तो g कॉमन ले सकते हो चाहो तो आप, उसको वैल्यू का अपन को उसमें g में ही देना है तो g आ जाएगा। ये बन जाएगा साइन 37 और म्यू की वैल्यू है 1/2 cos 37। आप कहेंगे सर साइन 37 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/5। 1/2 cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 में से 2 गया, मतलब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 3 - 2 हो जाएगा ऊपर, तो देखेंगे आप 1/5 बोले तो g/5 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर g/5 है सर, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्टी एट में चलते हैं। देखो 38 में क्या बोला आपको कि इनर्शिया इज कंसिडर्ड एज, इनर्शिया के बारे में बात की है। तो आपको पता है इनर्शिया को हम कब फील करते हैं, जब कोई बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाते हैं तब, या मोशन में चल रही है तब वो उसको अचानक से अपन रेस्ट में लाएंगे तब अपन को इनर्शिया का अनुभव होता है। तो अब इसका डायरेक्ट आंसर क्या कह सकते हैं, थर्ड इसका सही हो जाएगा। ओके, 38 का आप कह सकते हैं थर्ड सही हो जाएगा सर। 39 पे चलते हैं। देखिए 39 ने बोला है कि एक बॉडी है उसको सस्पेंड कर रखा है अपने स्प्रिंग के साथ और उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी वो यू है। मान लेते हैं कि सर ये एक स्प्रिंग है और इसके साथ आपने एक मास लटका दिया। अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको क्या दे रखा है के, और मैं आपसे कहूँ कि अभी के लिए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे सर एम जी इक्वल्स टू के एक्स, बैलेंस कर दो दोनों फोर्स। भाई इसकी ये लेंथ आप एल मान लो एक बार, नेचुरल लेंथ, और मान लेते हैं कि कुछ खिंची होगी यहाँ तक एक्स आ गई होगी। तो अब इसमें आप क्या कहेंगे सर एम जी इक्वल्स टू के एक्स, ये बैलेंस हो रखा है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम जी बाई के आ जाएगी, दोनों को बराबर करके। ठीक है सर, स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1/2 के एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे आप एम जी बाई के का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब आप सेकंड कंडीशन में जब आप इसके दो इक्वल पार्ट कर रहे हैं, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे ये स्प्रिंग का कांस्टेंट के है, इसकी लेंथ एल है, तो इसका दोनों का मल्टीप्लायर हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर आप इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे ना तो आप देखेंगे इसको k1 बोलोगे, ठीक है, ये भी k1 के बराबर रहेगा, यहाँ तो कि चलो k2 बोल देते हैं अलग। इस लेंथ को l/2 बोला, इस लेंथ को मैंने l/2 बोला, तो आप क्या कहेंगे सर ये भी कांस्टेंट है तो k × l, इसके k × l के बराबर होना चाहिए, k × l/2, l से l कट जाएगा तो k1 कितना जाएगा 2k, मतलब नया स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। अब इसको हाफ हाफ बांटोगे तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 k की जगह क्या बन जाएगा 2k, और अब x भी नहीं आएगा। कैसे कि सर kx इस बार, अब पहले आप ऐसे बैलेंस कर रहे थे ना, इस बार k 2k है सर, तो नया x निकाल लीजिए, कितना आएगा ये mg/2k आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा mg/2k का स्क्वायर। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कितना मिलेगा आपको 1/2, तो u' कितना आ जाएगा u/2 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा क्या सेकंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। आपको एक फोर्स दे रखा है 2x² + 2x, ओके, और मास भी दिया है क्या, नहीं, 0 से लेकर 2 तक वर्क डन बताना है। तो फोर्स से वर्क डन हम निकालते हैं, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि फोर्स वेरिएबल है तो ये इंटीग्रेट होएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे देखिए ध्यान से, मैं आपसे कहूँ कि नंबर 40 में अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो सर इसमें हमको फोर्स जो दिया वो क्या दिया, F = 2x² + 2x न्यूटन, इतना हमको फोर्स दे रखा है साहब। हम कहेंगे सर वर्क डन के लिए आपको छोटा वर्क डन निकालना पड़ेगा, वो F dx इंटीग्रेशन से आएगा। F दे रखा है क्या 2x² + 2x × dx,
इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक करना है अपन को। वो पार्टिकल एक्स में जा रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल भी कितना चल रहा है, यहाँ पर 0 चल रहा है, तो अपन को वेक्टर भी प्रॉब्लम नहीं देगा, है ना। तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा सर 2x³ प्लस 2x²/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 या 3, 2 तक सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन करनी है अपन को, अपर लिमिट पुट करनी है फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। ये हो जाएगा 2^3/3, यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये 4 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। इसको आगे देख लेना क्या आंसर आ रहा है। ओके, 40 के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 में क्या बोला है अपन को कि एक यूनिफॉर्म चेन है 2 kg, उसका मास है 2 मीटर, उसकी लेंथ है, मास कितना दिया 2 kg, लेंथ कितनी दी 2 मीटर, और हमको इसने बोला कि इसको आपको ऐसे लटका के रखना है, ऐसे ये इसका कुछ पार्ट जो है वो ठीक है ना, इस पे फोर्स लगाना है अपन को, इसको ऐसे खींचना है, इसका पार्ट लटका हुआ है यहाँ पर आई थिंक 1/3, मतलब अगर इसकी लेंथ L है तो इसका L/3 पार्ट यहाँ पे लटका हुआ है, L/3 बोल दो 2/3 मीटर, तो बचा ऊपर कितना 1/3 मीटर। तो इतना पार्ट को ऊपर घसीट के वो आप ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, मतलब ऐसा करना चाह रहे हैं अपन, ऐसे इस चेन को फाइनली ऐसे करना चाह रहे हैं, ये पूरी चेन चाहते हैं कि इसके ऊपर आ जाए, तो कितना काम करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर W = ΔK + ΔU, या आप जानते हो कि वर्क एंड स्टोरम इतनी होती है सर, फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो आपने कितना काम किया वो वर्क डन इससे निकालोगे। और 2 फोर्स है यहाँ पर, एक ड्यू टू ग्रेविटी और एक आपने लगाया वो, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0 रहेगा और डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर है। तो आप कहेंगे सर जो आप काम करेंगे ना वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर आ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में आप इसको धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, वो तो रहेगा नहीं। मतलब ऐसे ही लिख लो, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू हमने जो फोर्स लगाया, और ΔK के बराबर ये रहेगा सर 0। इसको हम हमेशा क्या लिखते हैं, माइनस का ΔU लिखते हैं। वर्क डन ड्यू टू हमने लगाया ना फोर्स F, और ये आ जाएगा 0, तो वर्क डन ड्यू टू हमने कितना किया ΔU के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर। और आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ है ना, तो ये कितनी इस लाइन से कितना नीचे हो गया, ये 1/3 मीटर, इसमें डिवाइड कर दो 1/3 मीटर है। तो आप क्या कहेंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल, मान लेते हैं कि ये रेफरेंस लाइन है जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी अपन कितनी मान के चल रहे हैं 0, तो फाइनल तो 0 हो जाएगा, पूरा ऊपर आ जाएगा देखो, और इनिशियल क्या हो जाएगा m इसका कितना दिया रखा आपको 2 mgh, g कितना है 10 और h कितना 1/3 माइनस, मतलब आप समझ गए अगेंस्ट दी आप ग्रेविटी इसको लेके जा रहे हैं, तो इसमें आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन आपसे सिर्फ इसने मैग्नीट्यूड पूछा है कि कितना मैग्नीट्यूड उस वर्क डन का रहेगा, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 41। अब आगे बढ़ते हैं 42 पर। (42) जो है उसमें क्या बोला आपको कि ऐसे आप XY बनाइए और एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया यहाँ से 0,1 से, लेकिन 4,9 की तरफ इंडिकेट करते हुए, जैसे यहाँ के सामने कोई 4,9 है, इधर की तरफ इंडिकेट करते हुए आपने इसको फेंका, तो आपको पता है ऊपर तो जाएगा नहीं, ये कुछ ऐसा ही गिरेगा। ये देने का क्या मतलब है सर, ये देने का मतलब होता है कि आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं आराम से। भाई ये आपको 0,1 दिया ना, तो आपको पता है कि ये हाइट कितनी जाएगी, ये 1 तक जा चुके हो, तो ये 9 थी, तो ये 8 आ जाएगी हाइट ये वाली, और ये कितनी होगी 4, तो ये एंगल निकालोगे आप आराम से। कितने एंगल से आपने फेंका इसको, एंगल आ जाएगा। आपसे इसने क्या बोला कि जहां पर गिरेगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आपको पता है हाइट ऐसे लग रहा है कि हाइट से हमने फेंका 1 मीटर से, और ये अपन को रेंज निकालनी है, तो पहले आप वाई एक्सिस में इक्वेशन लगा दो। कौन सी इक्वेशन सर, भाई वाई में आपको डिस्प्लेसमेंट पता है ना, तो ut + ½ at² लगा दो, बेस्ट रहेगा। वाई में
एस वाई में कितना है 1 मीटर, मैं नीचे की तरफ प्लस मान रहा हूं। यू कितना है वाई में 0, सॉरी इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है स्टार्टिंग वाली, वो दे रखी है आपको नहीं पता, तो आप इसको मान लीजिए यू, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये आएगा यू कॉस थीटा और ये आएगा यू साइन थीटा, इसके टुकड़े कर दिए हमने। एंगल हमको पता है तो हम कहेंगे सर u की वैल्यू यहां पर बन जाएगी y में माइनस यू साइन थीटा, क्योंकि हम नीचे प्लस मान रहे तो ऊपर क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस यू साइन थीटा आएगा। देखिए इनिशियल वेलोसिटी y वाली, टाइम कितना t 1/2 g t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी यहाँ से 1 आ जाएगी। अब आपसे मैं कहूँ कि इसने आपको टाइम दे रखा है 1 सेकंड दे रखा है, यहाँ से आने जाने में जो टाइम लग रहा है उसको वो 1 सेकंड लग रहा है, देखिए हाँ सर, तो इसमें 1 सेकंड पुट कर दो आप, तो यहाँ से आपको यू साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी यू साइन थीटा। क्या साइन थीटा नहीं पता क्या, पता है सर। ये ट्राइंगल देख पा रहे हो आप लोग, ये थीटा टेन थीटा, 10 की भी आवश्यकता नहीं है, 8 है, ये 4 है, यहाँ पर ही लेंथ आप निकाल लेंगे, तो साइन और कॉस सबकी वैल्यू पता है अपन को इस ट्राइंगल से। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सर हमें पता चल गया कि टेन थीटा क्या बनेगा 8/4, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं 2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब साइन और कॉस की वैल्यू, इनकी वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। साइन पता है, टी पता था, यहाँ से यू की वैल्यू हो जाएगी पहली वाली क्वेश्चन से, यू कितना रहेगा, कितनी स्पीड से आपने फेंका था। और देखिए जहाँ पे टकराएगा उसकी हम बात करना चाह रहे हैं, तो वो तो रेंज r,0 ऐसे लिखेंगे, सोचिए। मतलब आप कहेंगे कि सर इसके कोऑर्डिनेट अपन को चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम 0,0 कंसिडर कर रखा है हमने, तो हम कहेंगे सर आप रेंज निकालोगे तो आप एक्स अक्ष के अंदर फॉर्मूला लगाओगे s = ut + ½ at²। क्या s पता है, हाँ जी r। क्या u पता है, u की वैल्यू सर u cos थीटा, थीटा कहाँ से लाएंगे यहाँ से, बात नहीं समझे, थीटा की वैल्यू आप आराम से यहाँ से निकाल पाएंगे। प्लस 1/2, a कितना है x में है ही नहीं सर ये, और ये t स्क्वायर ही हो जाएगा पूरा 0। तो मतलब u cos थीटा आपका आंसर रहेगा, क्या कोऑर्डिनेट रहेंगे आपका u cos थीटा × 0। सोल्व कर लेते हैं ना। देखो ये वैल्यू कितनी है 2/1, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 5, √5 आ जाएगा। तो टेन थीटा हमको पता था तो हमें साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा कितना कितना आएगा यहाँ से, साइन आएगा सर 2/√5। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, देखिएगा ये हो गया 1 - u 2/√5, ये 1 हो जाएगा, प्लस 1/2। इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको, जी की वैल्यू दे रखी है इसने क्वेश्चन में 10, देखिए, और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। तो यहाँ से u की जो वैल्यू मिल रही है इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो ये हो गया 4 माइनस का, है ना। और इधर की तरफ क्या था u, ये u है भाई 2/√5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो u की वैल्यू जाएगी, ये 2 भी कटेगा, तो ये जाएगा 2√5 मीटर पर सेकेंड, इतना जाएगा u आपका। जब आपने u निकाल लिया है तो आप समझदार है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि u की वैल्यू पुट कर दो 2√5, और cos थीटा की वैल्यू भी निकाल लो यहाँ से 1/√5, ये से कटेगा तो कितना आ जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2,0। कैलकुलेशन है छोटी सी और कोई भी दिक्कत नहीं है, ओके। तो 2,0 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 43 पे। फोर्टी थ्री में क्या करना है, देखिए आपको दे रखा है कि एक रिवर है और उसकी विड्थ कितनी है 60 मीटर विड्थ दे रखी है। आपसे बोला गया है कि एक स्विमर है इस लाइन के अलोंग सीधा यहाँ पे ऐसे पहुंचता है यहाँ तक, और ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री।
तो एक बात आपको पता है कि जो आपने ये वेलोसिटी ली है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लेकिन ठीक है ना, क्योंकि इसके लॉन्ग जा रहा है। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो अलग आ रही है यहाँ पर, वो कितनी आएगी वो तो अपन को फाइंड ही करना है। तो आप कहेंगे सर देखो वाटर की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दे रखी है सर 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपको पता है, ये आपको देखो इसके आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि इसके आपके दो कंपोनेंट है, एक ये और एक ये। इसको आप कहने को ऐसे कह दीजिए कि सर ये है मान लेते हैं V2 और ये मान लेते हैं V1। तो V1 कंपोनेंट आप कैसे निकालेंगे, V1 कंपोनेंट आएंगे यहाँ पर, देखिए टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, मतलब यार नदी को पार करने का, एग्जैक्टली वो यहाँ से यहाँ नहीं, वही पहुँच तो यहाँ पे रहे, लेकिन टाइम जो कैलकुलेट होगा वो इसी कंपोनेंट से निकलेगा। और वो जो टाइम आएगा वो आएगा आपका क्या, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, विड्थ दे रखी है 60 मीटर, तो V1 आएगा ये डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस कवर जो होगी वो अपॉन में टाइम। तो ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कवर कितना है 60 मीटर अपॉन टाइम कितना है 6, बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड आपने निकाला है V1 की वैल्यू है। अब आपको पता है कि जो V2 है, V2 जो आप निकालेंगे भाई, ये एंगल अगर आपको 45 डिग्री दे रखा है तो ये V1 अगर 10 आया है तो V2 भी 10 ही आना चाहिए, तभी दोनों का नेट जो है आपको V मिलेगा। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया है कि V2 भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। मतलब आप वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है ना उसको लिख सकते हैं क्या, V1 J कैप, और ऐसे लिख लेते हैं चलो VI कैप और V1 J कैप। V2 कितना है वही 10 I कैप और ये कितना है 10 J कैप, ये VSG आएगा। ठीक है, अब इसमें आप कह सकते हैं कि ओके VSG हमने निकाल लिया, हमको तो वेलोसिटी क्या चाहिए था, रिवर की विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए। तो आप कहेंगे वेलोसिटी स्विमर की चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो यहाँ पर आएगा स्विमर माइनस रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर वेक्टर, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर VSG जो है वो है सर 10 I कैप प्लस 10 J कैप, और ये जो RG है वेलोसिटी ऑफ रिवर, या कह सकते हो वाटर, रिवर या वाटर, आप इसको वाटर लिख लो सही रहेगा। तो विद जो वाटर आपको दे रखा है उसकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी चल रही है, मतलब हम रिवर नहीं लिख रहे वाटर लिख रहे, इसलिए हमने जब यहाँ पर जो नोटेशन लिखा वही मैं यहाँ पर यूज करना चाह रहा हूँ। ओके, आप वो रिवर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा सर यहाँ से 5 I कैप। ओके, तो ये कितना बन जाएगा फाइनली, ये आ जाएगा 5 I कैप प्लस 10 J कैप। ओके, तो VS जो G आएगा उसका वेक्टर फॉर्म तो ये हो गया, और मैग्नीट्यूड निकालेंगे अपन क्या, 5 स्क्वायर 10 स्क्वायर का रूट कर देंगे तो अपन को इसका आंसर मिल जाएगा। समझ गए। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले वेलोसिटी स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो निकाल ले, V1 कंपोनेंट इससे निकल जाएगा, V1 पता है अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो V2 तुरंत पता चल जाएगा कि ये भी इतना ही आएगा सेम टू सेम, तभी वो 45 बनेगा वहाँ पर। और अगर हमको ये VSG जो है वेक्टर फॉर्म में हम लिख देंगे वो अपन को ये मिलेगा, वेक्टर फॉर्म में अपन इसको ये लिख दिया। ओके, हमको तो स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए थी या रिवर चाहिए थी, तो आप इसमें सोल्व करेंगे पुट करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, इसका सिर्फ मोड लेना है 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 43। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ठीक है, देखिए ऐसे
देखो आपको एक सिस्टम ऐसे दे रखे हैं, इसको बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चंस, है ना। ये 60, ये 30 तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना यहाँ पर। इसका सेंटर, इसका सेंटर, मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है यार, ठीक है सर। मैं इनको यहाँ पे बनाना हूँ अलग से, ये सेंटर हो गया यार, एक सेंटर ये हो गया, थोड़ा इधर बना देते हैं। अब इनके बीच में जो गैप है वो है सर r+5, क्योंकि इसकी रेडियस आप r कह रहे हो तो r और 5 r+5 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे आगे बढ़ाऊँ और इसको ऐसे आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पे जाके कहीं मिलेंगे आपस में या बाहर कहीं, जो भी है एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर। ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एंगल कितना जाएगा, 90 डिग्री। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये लेंथ पूरी कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, सर ये लेंथ आपको दे रखी है 19 मीटर, ये पूरी 19 है ना। इसकी रेडियस कितनी है r, तो इस पूरे 19 में से r कम कर दो, देखो r कम करो तो ये लेंथ कितनी बचेगी, ये बचेगी सर 19 - r। ठीक है भाई, इसका गेम खत्म। इसमें ये पूरी लेंथ कितनी है, देखो ये लेंथ दे रही है आपको 17 मीटर, उसमें से इतना कम कर दो तो ये बचेगा आपके पास 12। ठीक है, 5 मीटर आपने कम कर दिया। अब आप इसमें लगाएंगे, यहां पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। कैसे, 12 स्क्वायर 19 - r का स्क्वायर r+5 का स्क्वायर, ठीक है ना। r की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। ये r क्यों निकाला मैंने, ताकि मैं एंगल थीटा बीटा निकाल सकूं। अब देखिए नोटिस कीजिए, जैसे ये वाला जो सर्किल है, ये जो स्फीयर दे रखा है आपको, ये आ रहा है 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ऐसे 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसकी स्पीड निकालनी मान लेते हैं v। तो इस लाइन के अलोंग इनकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। बात को समझे, देखो नहीं तो ये इसमें एंटर कर जाएगा, फिर कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा। भाई इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी है सर, 9 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी है, v। तो आपसे मैं कहूं कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, ये थीटा, ये 90 में थीटा, तो ये कितना जाएगा, थीटा। ये थीटा, ये 90 में थीटा, तो ये भी 90 में थीटा ही आएगा, सॉरी। आप इसका ये वाला कंपोनेंट लो, वो आएगा 9 cos थीटा। इसके अलोंग कंपोनेंट, और इसका भी इसके अलोंग कंपोनेंट लीजिए, v cos 90 - थीटा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग जो इनकी वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज ये कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू बन जाएगी v tan थीटा, और ये 9 cos थीटा, सॉरी sin थीटा। आप कहेंगे कि ये कितना आ जाएगा, यहां से tan थीटा इक्वल्स टू 9/v। ठीक है ना। अब tan थीटा कहां से निकालेंगे, यहां से कितना आ जाएगा, देखो यहां पर हमने tan निकाला था ना r की वैल्यू को, तो tan पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना है 12, तो tan थीटा कितना बनेगा 9/12, और ये 9/v, ये आ जाएगा आपका v की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ओके, इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 45 पे। देखिए एक पेंडुलम दिया है और उसको
एंगल 60 डिग्री से छोड़ा गया। ये लाइन दे रखी है 1 मीटर, ये ऐसे जाएगा। जब ये यहाँ पर पहुँचता है तब इसकी स्पीड बतानी है। तो आप कहेंगे सर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम, WET वर्क एनर्जी थ्योरम क्या रहेगी, W इक्वल्स टू डेल्टा के। वर्क डन कौन कौन कर सकता है यहाँ पर, टेंशन और ग्रेविटी, डेल्टा के बराबर आएगा। ये टेंशन का वर्क डन 0 रहेगा, क्योंकि टेंशन जो है वो इसके डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा हर टाइम। तो टेंशन में कोई वर्क डन नहीं है इस पे। ग्रेविटी कितना काम करेगी वो निकाल लेते हैं। देखो ये कितना नीचे आया, इधर नीचे आया ना, ये है 1 cos 60 और ये कितना जाएगा 1 माइनस 1 cos 60। अरे पूरी लेंथ 1 है ना ये, तो 1 माइनस 1 cos 60, तो ये आ जाएगा कितना 1/2। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ग्रेविटी ने जो काम किया वो mgh 1/2 डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ। ये किसके बराबर आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली रेस्ट में था ये, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी जाएगी √g मीटर पर सेकेंड। ऐसे आप यहाँ पर v की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इंस्टेंट पे जो यहाँ पर हमको निकालनी थी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। 46 वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक बल F1 किसी क्षण पर इस प्रकार कार्यरत होता है कि वेग 0 हो। तो ये तो डायरेक्टली आप इसमें समझ सकते हैं कि देखिए फोर्स वो इक्वल, उसने बोला कि F1 मस्ट बी इक्वल ऑफ F2, F1 में बी इक्वल टू F2, F1 मस्ट बी अनइक्वल टू F2 और नन ऑफ दीज। मतलब इसमें अपन को क्या करना है कि अब इसमें आप देखो एक चीज समझने की कोशिश करेंगी। आपने एक पार्टिकल लिया, ये स्टार्टिंग में रेस्ट में था, इसकी स्पीड बढ़ा के आपने v कर दी, बल F1 लगा के लेके गए आप इस पर। ठीक है, अब इस पर आप दोबारा से बल लगाएंगे, F1 को रिप्लेस कर रहे हैं F2 से, तो ये F1 F2 आपस में बराबर हो भी सकते हैं और ना भी। आप इसको दोबारा से रेस्ट में लाना चाहते हैं तो बराबर वैल्यू का रहेंगे तो उतने टाइम में जाके वो रेस्ट में जाएगा, या जितनी डिस्टेंस कवर यहाँ से यहाँ तक की उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर करेगा, बराबर रहे तो। और बराबर नहीं रहे तो भी इसमें अपन इसको मंदित कर सकते हैं, हो सकता है जल्दी रुक जाए या फिर बाद में रुके, वो F2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। लेकिन इसको मंदित तो अपन कर ही सकते हैं, इसको रोक तो सकते हैं बल विपरीत लगाकर, मतलब अलग वैल्यू का बल मिले तो भी बात बन जाएगी। मतलब कहने का ये है कि इसने बोला सेकंड ऑप्शन में देखिए F1 में बी इक्वल टू F2, तो F1 जो F2 के बराबर हो सकता है, तो इसका आंसर 46 का क्या आ जाएगा, सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। देखो 47 जो है देखिए आपको बोला गया है कि एक सरफेस है और यहाँ पर ऐसे एक चेन दे रखी है, चेन का मास m है और लेंथ आपको l दे रखी है। मास m है, लेंथ l है। ये चेन लगातार गिर रही है नीचे, लेकिन जब ये मान लेते हैं इतनी गिर गई तो इसको इकट्ठी नहीं करना, आपको ऐसे इसको आगे लेके जाना है। L/8 नीचे गिर चुकी है वो चेन अभी तक, तो ये लेंथ भी कितनी जाएगी L/8। मोमेंटम बताना है इसका, तो इसका मास कितना है पहले इधर निकाल लो। देखो L लेंथ का मास कितना है m, 1 का कितना होगा m/l, तो आपको इस लेंथ को देखो, ये लेंथ कितनी है 7L/8, L/8 है तो ये कितनी आएगी 7L/8 आएगी ना, तो इसका मास कितना हो जाएगा m/l इंटू 7L/8, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। तो मास तो पता है हमको सर इसका, आप इस पे कहीं भी एक छोटा dx मान लें, वो dx कितना वेलोसिटी ले लेगा जब L/8 गिर चुका होगा वो। तो जैसे आप यहाँ पे बना लें कि जैसे मान लेते सर ये एलिमेंट था, ये L/8 जब गिरा होगा तब इसकी स्पीड कितनी आ गई वो हमको निकालनी है सर L/8 करने के बाद। तो आप कहेंगे सर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं,
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहेगी, ग्रेविटी ने इस पर कितना काम किया mgh, और वो किसके बराबर आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर के, क्योंकि ये तो लिख रहे हो आप वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, डेल्टा के क्या आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये होगा, इनिशियल कितना 0, तो डीएम से डीएम कैंसिल, तो जो वी मिला आपको एच कितना गिर गया ये L/8, तो मैं लिख दूं यहाँ पर G L/8 अपॉन 1/2, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी GL/4, और यहाँ वी स्क्वायर, तो वी कितना जाएगा GL/2, ये अंडरूट में। ठीक है सर, अब इसमें आपने वी निकाल लिया, मोमेंटम के लिए क्या कहेंगे mv, m कितना है 7 m/8, और ये रूट GL/2, तो कितना हो जाएगा 7 m/16 रूट में GL। इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3rd। ओके, इजी सा क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 48 पे। देखिए 48 में आपको एक सिस्टम दिया है, स्प्रिंग लगा रखी है और 2 ब्लॉक्स हैं। देखो ऐसे एक स्प्रिंग लगा रखी है आपने, एक सिस्टम है, और यहां पर ब्लॉक पे ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक ये रहा और एक ब्लॉक ये रहा। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि सर के की वैल्यू हमको दे रखी कितनी 400 न्यूटन पर मीटर, यहाँ कहीं फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन अपन को दे रखा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.2, फ्रिक्शन तो है यहाँ पे। अब इसने बोला कि कितनी वेलोसिटी इस पूरे सिस्टम को फेंके कि इनके बीच में यहाँ पर रिलेटिविटी ना आ जाए कहीं, मतलब ये फिसलने ना लग जाए एक दूसरे पर। तो मान लो कि इस वाले पोर्शन को नोटिस करो, ये चल ही किसके कारण रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। और आपको पता है कि जब आप एक ब्लॉक को इससे बांधकर आप एसएचएम करवाते थे तो उसका ए आया करता था -ω²x, याद कीजिए। मान लेते हैं कि हम इसको इतना ही वेलोसिटी देते हैं जिससे कि ये ए एम्पलीट्यूड तक उसको कंप्रेस कर देगा, ए एम्पलीट्यूड तक उसको कंप्रेस करता होगा, और जब ए तक कंप्रेस करेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सिंपली ω²x रहेगा। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ओनली, एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए। मतलब अगर मैं कहूँ कि इसको इतनी ही वेलोसिटी दी कि इनके बीच में रिलेटिविटी ना आए, ठीक है, और उससे जो ए मिला इस पूरे सिस्टम का, क्योंकि ये टकराएगा, तो ये यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ए तक इसको कंप्रेस करेगा, ए एम्पलीट्यूड तक कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया ω²a, एसएचएम वाली थीम दिमाग में रखते हुए। आप कहोगे कि सर देखो इसमें एक्सेलरेशन आपने जो निकाला है ये उतनी वैल्यू है, यहाँ पर ए की उतनी वैल्यू कि इनके बीच में यहाँ पर रिलेटिविटी शुरू नहीं हुई है, और ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन है ही सिर्फ μg। भाई इसका एक्सेलरेशन हो या इसका, है तो इक्वली, तो मैं ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालूंगा। अगर यहाँ पर बात करें कि इनके बीच से मैक्सिमम फ्रिक्शन आ रहा होगा, उस कंडीशन के लिए मैं कहूँ कि यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उसको यूज करते हुए अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस पर एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और वो कितना आएगा μmg, इसको मैंने ma के बराबर कर दिया, m से m कट गया, तो मेरा इसका जो a आया ना, इसका a वो इतना आया, और ये मैं जानता हूँ। तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ से आप इसको थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे देखना, ओमेगा होता है √k/m, k कितना है 400, और m टोटल 3 और 1 मतलब 4। a आपको पता नहीं है, ए वो है जब तक इनके बीच में रिलेटिविटी खत्म ना हो। म्यू दे रखा है 0.2, और जी कितना है 10, जी कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये इधर तो बन जाएगा 2, और ये स्क्वायर है भाई इसका ओमेगा का, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 100 × a, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2/100 मीटर। ओके, ए क्या है एम्पलीट्यूड। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो इसने ये ए नहीं पूछा, इसने बोला कि कितनी वेलोसिटी से इसको इधर की तरफ देंगे ये केस पूरा बनता रहे। तो आप इसमें समझ सकते हैं एक चीज़, क्या एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आपने पूरी की पूरी ½ mv² कन्वर्ट करवा दी, किसमें ½ के
एक्स स्क्वायर में एक्स क्या है आपका ए। तो आप कहेंगे कि सर हाफ एम कितना टोटल 4 वी स्क्वायर चाहिए 1/2 के कितना 400 और ए कितना 2/100 का स्क्वायर। समझ गए, ये हाफ के ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी। तो आप कहेंगे सर देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें दोनों तरफ रूट कर दें तो इधर बचेगा 2v और ये आ जाएगा यहाँ पर 20 और ये बन जाएगा 2/100। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं v की वैल्यू हो जाएगी 20/100। ये मीटर में है ना, कन्वर्ट कर दे किस में सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका आंसर आ जाएगा कौन सा 48 का फर्स्ट, ठीक है ना भाई, 48 का फर्स्ट आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप उसको कर सकते थे इजीली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। देखिए एसएन आपको क्या दे रखा है u प्लस a/2 2n+1 या 2n-1 जो इस तरीके के रहते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट वगैरह यूज करने के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। आपको पता है इक्वेशन अपने न्यूटन्स लॉ की जो इक्वेशन बोलते हैं उनके बेस पर अपन इसको लेके चलते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है ना। तो आप कहेंगे कि सर इसके डायमेंशन मिलेगी अपन को m0 L1 T0 है ना। 50 पे आई। अब 50 में f = AT + BT स्क्वायर आपको दे रखा है। f फोर्स है, t टाइम है। आप एक बात समझिए कि अगर ये फोर्स है तो ये भी पूरा भी क्या है फोर्स ही बनेगा। फोर्स में फोर्स ही तो ऐड कर सकते हो, तो ये भी फोर्स ही है। तो डायमेंशन के हिसाब से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। वैसे ये बात सिर्फ डायमेंशन के हिसाब से सही है, आप इसको मैथमेटिकली ऐसे नहीं लिख सकते कि मैं प्लस की जगह इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना। तो डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या कहेंगे सर, a बन जाएगा f/t, f आएगा m1 L1 T-2 और जो t है वो ये बन ही गया। तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर m1 L1 T-3। ये तो हो जाएगी a की डायमेंशन। b की डायमेंशन कैसे निकलेगी, f/t स्क्वायर। f क्या होता है m1 L1 T-2 और ये t स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा m1 L1 T-4। ऐसे आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। मतलब ये जो ऑप्शन आएगा m1 L1 T-3 और ये -4 के लिए, इसका मतलब कह सकते हैं इसका सेकंड आंसर सही है। तो 50 का आ जाएगा सेकंड। ओके डियर, तो ये हमने 50 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखे। ओके, थैंक यू सो मच।